नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या फिर स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम बिरजू महाराज से पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले उत्तरों को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सही उत्तर है उसी के सामने आपको तारा बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? तो ऑप्शन है, वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे, या वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। अगला प्रश्न, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? तो ऑप्शन है, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी, या नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। और ये भी हो सकता है कि किसी समय, यानी कि पहले जो है उनके पिता के देहांत से पहले उनके घर में सुख समृद्धि हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन, संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने द्वारा ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनने का कारण बताना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है
कि गंडा बांधने की परंपरा को बदलने का कारण यह था कि बिरजू महाराज पहले शिष्य की लगन को परखते थे और बाद में गंडा बांधते थे। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि उनके जीवन में पहले सुख संपन्नता थी, उनके पिता के देहांत से पहले, लेकिन पिता के निधन के बाद संघर्ष आया, यानी उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए दोनों विकल्प हमारे सही हैं, उचित हैं। फिर तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने चुना था कि कला संबंधी विषयों से जुड़ाव। तीसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि उन्होंने बच्चों के लिए कला को खेल कहा, जिसमें अनुशासन, संतुलन और सहयोग सीखने को मिलता है। इसलिए यह बौद्धिक विकास में सहायक है। इसलिए हमारे दोनों ही उत्तर सही हैं कि जो कला संबंधी विषयों से जुड़ाव जो है वो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही संदर्भों या अवधारणाओं से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये हमें शब्द दिया गया है और हमें इसे इनके सही संदर्भ या अवधारणा से मिलाना है। तो पहला है कर्नाटक संगीत शैली, तो इसका मिलान होगा इससे, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। दूसरा है घराना, तो घराना का मिलान होगा इससे। हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। तीसरा है शास्त्रीय संगीत, तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। भारत की प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। अगला देखिए, हिंदुस्तानी संगीत शैली, तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? इससे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। फिर अगला है कर्णछेदन। कर्णछेदन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित है, तो इसका मिलान इससे होगा। फिर है लोक नृत्य। लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा यानी लोगों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मिलान होगा इससे। फिर अब अगला प्रश्न है शीर्षक। इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? लिखिए। तो आपको इस साक्षात्कार को कोई दूसरा नाम देना है और ये भी बताना है कि आपने ये नाम क्यों चुना। तो उत्तर है, मैं इस साक्षात्कार को कथक सम्राट से संवाद या लय की साधना बिरजू महाराज नाम देना चाहूँगा, क्योंकि यह साक्षात्कार केवल जीवनी नहीं है बल्कि यह उनकी कला, साधना, सोच और अनुभवों का सार प्रस्तुत करता है। कथक सम्राट कहना उनकी पहचान को सम्मान देता है, ठीक है। तो क्या क्या नाम देना चाहेंगे? कथक सम्राट से संवाद या लय की साधना बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। तो पहला है, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके अंदर की रचनात्मकता और प्रतिभा
पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। यानी कि अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो जो उसका टैलेंट है वो कहीं न कहीं दब जाता है। तो वो अच्छे से खुलकर उभर नहीं पाता। तो इस पंक्ति का कहने का अर्थ यहाँ पर यही है, ठीक है? अगला देखिए, लय हम नर्तकों के लिए देवता हैं। तो इसका अर्थ है कि लय जो है वो नृत्य का आधार है, ठीक है? जिसकी पूजा नर्तक करते हैं। जैसे किसी ईश्वर की, कि जैसे एक भक्त जो है वो ईश्वर की पूजा करता है, उसी प्रकार एक जो नर्तक है वो लय की पूजा करता है। ठीक है? क्योंकि लय जो है वो नृत्य का आधार है। अगला देखिए, नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। तो यह बताता है कि नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि आत्मिक साधना भी है। अगला देखिए, कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लो के समान। तो इससे कथक की कोमलता और सुंदरता का वर्णन होता है, जो बहुत सूक्ष्म और लयबद्ध होती है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? तो उत्तर है, वे कथक के माहौल में पले बड़े, यानी कि उनके पिता और चाचा जो थे वो भी नर्तक थे। उन्होंने अपने पिता और चाचाओं को देख देखकर कथक सीख लिया था और नवाब के दरबार में प्रस्तुति देने लगे थे। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? तो उत्तर है, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ जरूरी है, क्योंकि नृत्य के हर कदम और भाव संगीत की ताल, लय और सुर पर आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं। सही ताल और लय पहचानने से नृत्य सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनता है और दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? तो उत्तर है, उन्हें मशीनों में रुचि थी, चित्र बनाना पसंद था और वे तबला भी बजाते थे। यानी कि नृत्य के साथ साथ उनका चित्रकारी में, मशीनों के पुर्जे ठीक करने में, तबला बजाने में भी इंटरेस्ट था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? तो उत्तर है, उन्होंने कहा कि बच्चों को कला से जुड़ने देना चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार का खेल है जो उनके बौद्धिक विकास के लिए उपयोगी है, जरूरी है। फिर अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ क्या है? कि एक साथ कई सारे टैलेंट होना, ठीक है? तो बहुमुखी प्रतिभा के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बिरजू महाराज जी के, कि वे नाचते थे, गाते थे और तबला भी बजाते थे और उसके साथ साथ चित्र बनाते थे, मशीनें ठीक करना भी जानते थे। फिर अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी माँ का बहुत योगदान रहा। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर है, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी मां का बड़ा योगदान था। पिता के निधन के बाद उनकी मां ने उन्हें संभाला, प्रेरित किया और नृत्य अभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया। मां की देखभाल और मार्गदर्शन से ही वे महान कथक नर्तक बने। फिर अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। तो उत्तर है, महिलाओं के प्रति समानता की भावना, कि अपनी बहनों को नहीं सिखा पाए पर बेटियों को कथक सिखाया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को हुनर आना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बने। यानी कि लड़कियों के अंदर भी कोई ना कोई गुण होना चाहिए, ऐसा गुण जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। अगला प्रश्न है, शब्दों की बात।
पाठ में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे कि अदृश्य। अब दृश्य क्या है? एक मूल शब्द है और इसके आगे उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अदृश्य। ठीक है, कहने का अर्थ है कि शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश यानी शब्द के अंश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह से वरन क्या है? एक मूल शब्द है और आ क्या है? शब्दांश है यानी उपसर्ग है। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बना? आवरण। प्रशिक्षण, प्र जमा शिक्षण। तो यहाँ पर अ, आ और प्र क्या हैं? उपसर्ग हैं। ठीक है, अ, आ और प्र क्या है? उपसर्ग। अब आगे देखिए, शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सीमित, सीमा, सीमा जमा इत। अब देखिए, अब क्या है कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले, पहले क्या था? शब्द के आगे जुड़ने वाले, अब है शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश यानी कि प्रत्यय। ठीक है, तो सीमा हो गया एक मूल शब्द और इत प्रत्यय उसमें जोड़ देने से क्या बनेगा? सीमित। सुंदर है एक मूल शब्द और ता प्रत्यय जोड़ने से बनेगा सुंदरता। भारत है एक मूल शब्द और ईय प्रत्यय लगाने से बनेगा भारतीय। सामूहिक, समूह एक मूल शब्द है और एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? सामूहिक। तो यहाँ पर इत, ता, ईय और इक क्या है? प्रत्यय हैं। तो ये क्या है? इत, ता, ईय और इक, ये क्या है? प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो तबले हैं, एक में कुछ शब्दांश यानी कि उपसर्ग व प्रत्यय हैं, दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो इस तबले में तो दिए हुए हैं उपसर्ग या प्रत्यय और इसमें दिए हुए हैं मूल शब्द। तो हमें इन दोनों के मेल से नए शब्द बनाने हैं। जैसे अगर हम गमन मूल शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? आगमन। ठीक है, आगमन। राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय। सु में कर्म जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? सुकर्म। ठीक है, संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। साधारण में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? असाधारण। खंड में अगर हम इत प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? खंडित। ठीक है, इसी तरह से अगर हम श्रम में ता जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? श्रमता। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग व प्रत्यय के मेल से शब्द बना सकते हैं। जैसे मर्म में अगर हम इक जोड़ दे तो मार्मिक बन जाएगा। ठीक है, मार्मिक। सु नाम बन जाएगा, सु नाम, अगर नाम में सु उपसर्ग जोड़ दें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। तो जैसे हमने शब्द लिया अनुशासन, तो ये अनु उपसर्ग और शासन मूल शब्द से बना है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या हुआ इसमें? अनु। तो और इसका वाक्य बनेगा विद्यालय में अनुशासन का पालन आवश्यक है। दूसरा शब्द हमने लिया सुंदरता, ये कैसे बना है? सुंदर जमा ता। तो इसमें क्या है? प्रत्यय है ता। ठीक है, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
ऊपर वाले में क्या था, अनु उपसर्ग था, ठीक है। और इसका वाक्य क्या बनेगा, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। अगला शब्द है प्रस्तुति। इसमें प्र उपसर्ग है और स्तुति क्या है, मूल शब्द। तो उपसर्ग क्या हो गया, प्र, और इसका वाक्य बनेगा बिरजू महाराज की प्रस्तुति दर्शकों को बहुत भाई। अगला शब्द है आत्मनिर्भर। तो ये बना है आत्म जमा निर्भर के मेल से, और इसमें उपसर्ग क्या है, आत्म, ठीक है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिर अगला शब्द है संगीतकार। इसमें संगीत जमा कार, प्रत्यय क्या है, कार, और वाक्य क्या बनेगा, बिरजू महाराज एक महान संगीतकार भी थे। अब अगला प्रश्न देखिए, शब्दों का प्रभाव। पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटाकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया। रेखांकित शब्द ये है इतना, ठीक है। अगर हम इस वाक्य में से रेखांकित शब्द इतना को हटा दें तो क्या परिवर्तन आएगा। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, यहाँ इतना शब्द से कथक की कला की शक्ति और प्रभाव जो है वो बहुत ही गहराई से दर्शाया गया है कि उनके कथक में इतना दम था, ठीक है। यदि इतना शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य की प्रभावशीलता जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, और कथक की शक्ति जो है वो सामान्य लगने लगती है, आम लगने लगती है, ठीक है। अब हमें पाठ से प्रभावशाली शब्दों के उदाहरण छांटने थे। तो वाक्य है, खूबसूरत थे ही उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। तो यहाँ पर निराला से विशेष प्रभाव पड़ता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, अनोखा था, ठीक है। अगला देखिए, नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। तो यहाँ पर नई रचना शब्दों से यह पता चलता है कि कला केवल पुनरावृत्ति नहीं बल्कि रचनात्मकता भी है। फिर अगला देखिए, लय हम नर्तकों के लिए देवता है। तो यहाँ पर देवता शब्द से लय की महत्ता और श्रद्धा भाव व्यक्त होता है कि जो लय है वो नर्तकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए, बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। तो यहाँ पर जिद और एक जैसा, इन शब्दों से हर संस्कृति में बालक की समानता उजागर होती है कि सभी बालक जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नृत्य करना एक तार से अदृश्य शक्ति को निमंत्रित देना है। अगला देखिए, नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रित देना है। तो यहाँ पर अदृश्य शक्ति से नृत्य की आध्यात्मिकता और रहस्यात्मकता प्रकट होती है। अगला प्रश्न, पाठ से आगे कला का संसार। बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो उत्तर है, बिरजू महाराज ने कथक की पारंपरिक शैली को बनाए रखा, लेकिन उसकी प्रस्तुतियों में कुछ बदलाव किए। पहला,
प्रस्तुति की शैली में बदलाव यानी कि कथक की मुद्राओं और भाव भंगिमाओं को अधिक प्रभावशाली बनाया। अद्भुत दृश्य प्रभाव, कथा को संक्षिप्त करते हुए दर्शक की कल्पना को अधिक स्थान दिया गया, जैसे पनघट की गत देखो कहकर दृश्य दर्शक पर छोड़ा गया। अगला देखिए, नई रचनाओं का समावेश, आधुनिक कवियों जैसे टैगोर और त्यागराज की रचनाओं को कथक में प्रस्तुत किया। नवाचार के साथ परंपरा, उन्होंने पारंपरिक गुरुजनों की शिक्षा को समेटकर एक नया रूप तैयार किया। नवाचार यानी नए विचारों के साथ अपनी पुरानी परंपरा को भी कायम रखते हुए नया रूप दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो हमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर बताना है। ठीक है, तो लोक नृत्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन और उत्सव। ठीक है, लोक नृत्य का, जिसमें सभी लोग जो हैं ग्रुप में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन और उत्सव, जैसे त्योहारों पर मिलकर नाचना, खुशियां मनाना। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक और कलात्मक साधना। ठीक है, अगला है प्रस्तुति। लोक नृत्य की प्रस्तुति कैसी है? सामूहिक और यानी समूह में। ठीक है, सामूहिक यानी समूह में, ग्रुप्स में। और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति कैसे होती है? व्यक्तिगत, अकेला नर्तक भी कर सकता है। और प्रचलन इसका, लोक नृत्य का किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित है। ठीक है, जैसे पंजाब का भांगड़ा। ठीक है, और जो शास्त्रीय नृत्य है उसका प्रचलन पूरे देश में मान्य और परंपरागत नियमों से बंधा हुआ है। ठीक है, और लय ताल लोक नृत्य के कैसे हैं? सरल और सहज हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के जटिल लय ताल व मुद्राओं का प्रयोग, और उसमें कई नियमों का भी पालन करना होता है। और शिक्षा, लोक नृत्य के लिए किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, यानी कि हमें बाहर जाकर किसी डांस क्लास को ज्वाइन नहीं करना पड़ता। हम घर में रहकर अपने आसपास के लोगों को देखकर इस लोक नृत्य को कर सकते हैं। और शास्त्रीय नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा में औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक। कहने का अर्थ है कि हमें बाहर जाकर नृत्य को सीखना पड़ता है, उसके नियमों को समझना पड़ता है। अगला प्रश्न, बैरगिया नाला जुल्लम जोर, नौ कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले उपर्युक्त पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोक गीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में जो भी लोकगीत गाया जाता है आप उसे इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे कि चैता गा रहा बनवारी, फागुन आयो रे। यह गीत जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में फागुन के महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न, साक्षात्कार की रचना। प्रस्तुत पाठ की विधा साक्षात्कार है। सामान्यतः इसे बातचीत या भेंट वार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, कि जैसे कि हम किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो। ठीक है, लेकिन यह भेंट वार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। यह साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है, कि जैसे इंटरव्यू देते हैं हम जॉब के लिए, ठीक है, या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के लिए ये जो साक्षात्कार है वो उनसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्तिपरक साक्षात्कार है, किसी व्यक्ति का ले रहे हैं हम, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य साक्षात्कारदाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। ठीक है,
किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कारदाता के संदर्भ में कितना शोध किया गया है और प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं। कि जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए उसने कौन-कौन से काम किए, उसकी उपलब्धियाँ क्या-क्या रहीं, उनका इंटरेस्ट किस में था, उनके विचारों को जानने के लिए, तो उससे पहले हमें कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। उनके बारे में जानकारी खोज करनी पड़ती है और प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं कि हम उनसे क्या-क्या प्रश्न पूछेंगे। तो प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि साक्षात्कार से पहले क्या-क्या तैयारियां की गई होंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि जैसे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बिरजू महाराज जी का साक्षात्कार लिया था, तो उन्होंने पहले क्या-क्या तैयारियां की होंगी कि बिरजू महाराज के जीवन और कार्यों पर अध्ययन किया होगा, स्टडी की होगी, उनकी उपलब्धियों, कला और कथक शैली की जानकारी जुटाई होगी, प्रश्नों की पूर्व योजना बनाना, जैसे उनके बचपन, नृत्य की शुरुआत कब हुई, संघर्ष क्या-क्या रहा आदि पर, ठीक है? और बातचीत के लिए विनम्रता, संवेदनशीलता और धैर्य रखना। ये सब बातें जो हैं वो एक सफल साक्षात्कार के लिए बहुत ही जरूरी हैं। फिर अगला प्रश्न है, आप इस साक्षात्कार में और क्या-क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे? तो उत्तर है, आपका पहली बार मंच पर प्रस्तुति देने का अनुभव कैसा रहा? आपने किन-किन देशों में कथक प्रस्तुत किया है? आपकी दृष्टि में अच्छा नर्तक कौन होता है? आपकी सबसे प्रिय कथक रचना कौन सी है और क्यों? फिर अगला प्रश्न है, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका का साक्षात्कार लेना हो, तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे? कि अगर आप किसी सब्जी विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला या जो भी घरेलू सहायक है आपका, ठीक है? जो भी आपके घर में हेल्पर है, ठीक है? अगर आपको उनका साक्षात्कार लेना हो तो आप कौन-कौन से प्रश्न उनसे पूछेंगे? तो जैसे कि आपने यह काम कब और कैसे शुरू किया? आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? इस काम में सबसे अधिक कठिनाई कब महसूस होती है? आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? यदि अवसर मिले तो आप कौन-सा काम करना चाहेंगे? बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर आपकी क्या सोच है? अब अगला प्रश्न है सृजन। आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है। आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या-क्या बताएंगे? लिखिए। तो उत्तर है, कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों रूपों में से एक है। इसका नाम कथक इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कथा यानी कहानी को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लय, ताल, भाव, भंगिमा और मुद्राओं का अत्यंत सुंदर समन्वय होता है, मेल होता है। यह नृत्य मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है और इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं लखनऊ, जयपुर, बनारस घराना। कथक में पाँव की थाप, घूमने की गतियां, भाव प्रदर्शन और तबले संगीत के साथ तालमेल विशेष आकर्षण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो कार्यक्रम है शास्त्रीय नृत्य संध्या, कथक की एक झलक, ठीक है? तो स्थान हो गया राजकीय उच्च विद्यालय सभागार, ठीक है? आपका विद्यालय हो गया, ठीक है? तिथि होगी कि जिस दिन भी ये प्रस्तुत होना है, समय कितने बजे होगा, ठीक है? मुख्य आकर्षण क्या है? कथक नृत्य प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा, और विशेष आमंत्रण किसे इनवाइट किया गया है? सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि इस सांस्कृतिक आयोजन में पधार कर बच्चों का उत्साहवर्धन करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें। और आयोजक कौन है? विद्यालय सांस्कृतिक समिति। अगला प्रश्न है, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है, यानी जो देख नहीं सकता,
और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सबसे पहले संवेदनात्मक वर्णन यानी ऑडियो डिस्क्रिप्शन। नृत्य की हर चाल, हाव भाव, वेशभूषा और मंच सज्जा का लाइव ऑडियो वर्णन किया जाए। दूसरा, स्पर्श अनुभव यानी टच एक्सपीरियंस। नृत्य शुरू होने से पहले दर्शक को वेशभूषा, वाद्य यंत्र या आभूषण छूकर महसूस करने का अवसर दिया जा सकता है। तीसरा, विशेष बैठने की व्यवस्था और सहायक, कि उन्हें आगे की पंक्ति में बिठाया जाए और विद्यालय की ओर से एक सहायक, चाहे तो विद्यार्थी या शिक्षक, नियुक्त हो जो दृष्टिबाधित दर्शक को कार्यक्रम का अनुभव साझा करता रहे या समझाता रहे। नंबर 4, कार्यक्रम के ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना ताकि वे दोबारा सुन सकें और आनंद ले सकें। अगला प्रश्न, आज की पहेली। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान जाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं। ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है और ताल कई मात्राओं का संयुक्त रूप है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्रा होती है। आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है, यानी कि अपने विद्यालय के किसी एक दिन के बारे में लिखा है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम आए हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें एक दो नहीं बल्कि 4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष 2 कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झुमरा। दर्शक बोले, तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी यानी शुरू कर दी। अब हमें नीचे दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ताले हैं? एक तो हो गया रूपक, ठीक है, लक्ष्मी, ये झुमरा, कहरवा, तिलवाड़ा, दादरा और दीपचंदी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में झरोके से नृत्य की छटाएं। बिरजू महाराज ने भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। आइए इनके बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों के नाम दिए गए हैं, तो आपको इन्हें खुद से पढ़ना है वरना वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो आपको इनके बारे में खुद पढ़ना है और जानकारी एकत्रित करनी है। अब अगला प्रश्न है साझी समझ। अभी आपने शास्त्रीय नृत्यों को निकटता से जाना समझा। 5-5 विद्यार्थियों के समूह में भारत के लोक नृत्यों की सूची बनाइए और उनकी विशिष्टताओं का पता लगाइए। कि ऊपर हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा, अब हमें क्या करना है, भारत के लोक नृत्यों की सूची बनानी है और उनकी विशेषताओं के बारे में भी लिखना है। और उसके बाद हमें नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में राज्य अनुसार शास्त्रीय और लोक नृत्य जो है वो दर्शाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोक नृत्यों की सूची दी गई है। गरबा गुजरात का फेमस है और इसकी विशेषता क्या है, दीपक या घट को बीच में रखकर गोल घेरा बनाकर स्त्रियां नृत्य करती हैं। धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में किया जाता है। दूसरा है भांगड़ा, पंजाब का फेमस। विशेषता है खेती की खुशी और बैसाखी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल की थाप पर ऊर्जावान और जोशीले कदमों से किया जाता है। तीसरा है लावनी, महाराष्ट्र का। विशेषता
तेज लय और आकर्षक हाव भाव वाला नृत्य, ढोलकी की ताल पर गाया और नाचा जाता है। चौथा है कालबेलिया यानी राजस्थान का है ये, और विशेषता है यह नृत्य सांप की चाल की तरह लचकदार और मोहक होता है। इसे कालबेलिया जाति की महिलाएं करती हैं। पांचवा घूमर, राजस्थान का फेमस, और इसकी विशेषता रंग बिरंगी घाघरा चुनरी पहनकर महिलाएं गोल घेरा बनाकर घूम घूम कर नाचती हैं। विवाह और उत्सव त्योहारों पर किया जाता है, या उत्सव भी कह सकते हैं आप। और अगला है बिहू, असम का, और इसकी विशेषता वसंत ऋतु और खेती की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें तेज गति, ढोल और संगीत वाद्य का प्रयोग होता है। तो ये थे पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।